अस्सलाम वालेकुम बाबा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू लेक्चर नंबर 8। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। भाई हमने प्रीवियस क्लास में प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर स्टार्ट किया था, उसमें हमने एक प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर लिया था, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। होप सो कि वो वीडियो आपको समझ में आ गई होगी रिगार्डिंग डॉट प्रोडक्ट। ठीक है मेरे बच्चे, हम वेक्टर की दूसरी प्रोडक्ट पर जा रहे हैं। अच्छा, एक और बात, ये लास्ट लेक्चर है आज हमारा इस वेक्टर एनालिसिस चैप्टर का। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर होगा। तो खैर, वेक्टर प्रोडक्ट पर हम आते हैं मेरे बच्चे। वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। और इसका दूसरा नाम क्या है? एक्सट्रिंसिक प्रोडक्ट। ठीक है मेरे बच्चे, जबकि डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम था इंट्रिंसिक प्रोडक्ट। इसको हम एक्सट्रिंसिक प्रोडक्ट कहते हैं। डेफिनेशन क्या होगी मेरे बच्चे? टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड इन सच अ वे दैट रिजल्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। उसमें क्या था कि दो वेक्टर्स को ज़रब देनी है और जवाब स्केलर आना है। यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि दो वेक्टर्स को आपस में ज़रब देनी है, मल्टीप्लाई होने हैं, लेकिन जो रिजल्ट आनी चाहिए वो कौन सी क्वांटिटी आनी चाहिए? वेक्टर क्वांटिटी। कुछ एग्जांपल आपको याद करने हैं मेरे बच्चे। इसको हम टॉर्क कहते हैं और टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट है आर और एफ का। आर को कहते हैं मोमेंट आर्म, एफ को कहते हैं फोर्स। ये एल कहलाता है एंगुलर मोमेंटम। ये भी खुद क्रॉस प्रोडक्ट है किसका मेरे बच्चे? आर और पी का। इस आर को मोमेंट आर्म कहा जाता है और पी को लीनियर मोमेंटम। उसके बाद वी लीनियर वेलोसिटी है मेरे बच्चे, जिसको कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है ओमेगा क्रॉस आर। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और आर मोमेंट आर्म है। एफ एम मैग्नेटिक फोर्स। जब भी कोई मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, जिसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला है क्यू वी क्रॉस डी, जबकि वी वेलोसिटी है, बी मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, वो था मूविंग चार्ज के लिए करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो ये बराबर हो जाएगा आई और एल क्रॉस बी। एल लेंथ वेक्टर कहलवाता है और बी मैग्नेटिक फील्ड कहलवाता है। तो मेरे बच्चे ये डेफिनेशन और एग्जांपल आपको याद रखने हैं रिगार्डिंग वेक्टर प्रोडक्ट। याद रखिएगा कि वेक्टर प्रोडक्ट की जो रिजल्ट है वो क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी। तो तभी आपने ध्यान में रखना है कि टार्क एंगुलर मोमेंटम वेलोसिटी मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ऑल दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। ये सब के सब वेक्टर क्वांटिटी है मेरे बच्चे। अब वेक्टर प्रोडक्ट कैसे होता है काइंडली थोड़ा सा समझिएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं। कौन से दो वेक्टर हैं? वेक्टर ए है और दूसरा है वेक्टर बी। ये इनके पॉइंट आउट डायरेक्शन हैं कि वेक्टर ए इस तरफ एक्ट कर रहा है, वेक्टर बी इसकी तरफ एक्ट कर रहा है। ठीक है मेरे बच्चे। और ये जो दोनों वेक्टर ए और बी है ये किसी प्लेन में बने पड़े हैं। प्लेन का मतलब है सरफेस। तो ये जो आपको ग्रीन कलर्स का स्क्वायर नजर आ रहा है ये क्या कहलवाता है? ये इनका प्लेन कहलवाता है, जिस प्लेन में ए और बी बने पड़े हैं। तो अब हमने क्या किया मेरे बच्चे? अब हमने अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है किसके डायरेक्शन में? फ्रॉम ए टू बी। किसकी डायरेक्शन मेरे बच्चे? फ्रॉम ए टू बी। तो जब हम ए टू बी अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो इनके कर्ल होने की वजह से एक न्यू वेक्टर बनेगा, जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट में कंसीडर करते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा है कि अगर आपके पास ए और बी दो वेक्टर्स हैं, उनकी आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है, तो वो दरहकीकत क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। इन दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लीकेशन है, मतलब कि प्रोडक्ट है। और दूसरा किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? उसको साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। उनके दरमियान में एंगल थीटा बन रही थी और ये एरो बता रहा है कि फ्रॉम ए टू बी करना है, और जिसको हमने साइन थीटा कंसीडर कर दिया। तो मेरे बच्चे ए क्रॉस बी कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? ए बी साइन थीटा और एन क्या है इसका? यूनिट वेक्टर। अच्छा, ये जो यूनिट वेक्टर है ये दरअसल परपेंडिकुलर होता है। किसके परपेंडिकुलर होता है? प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। जिस प्लेन पर, जिस सरफेस पर ए और बी मौजूद है, उस सरफेस या उस प्लेन पर ये एन कैसे होता है मेरे बच्चे? परपेंडिकुलर। अब ये प्लेन पर तो परपेंडिकुलर है ही है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? इसका डायरेक्शन वही होगा जो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट का बना था। तो इनका डायरेक्शन क्या होगा मेरे बच्चे? सेम एज दैट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का जो भी डायरेक्शन होगा आइदर अपवर्ड या डाउनवर्ड, वही सेम डायरेक्शन किसका होगा? एन इस यूनिट वेक्टर का। याद रखिएगा, एन वुड बी द परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। बता रहा हूं कि वो एन कैसे बनेगा। उसके बाद हमें कहा गया द डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड कर्ल रूल। जो न्यू वेक्टर बना उसका डायरेक्शन हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? राइट हैंड कर्ल रूल में। थोड़ा सा बताना चाहूंगा राइट हैंड कर्ल रूल क्या है। वो कहता है कि अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करें किस डायरेक्शन में? फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। अगर मैं ए को फर्स्ट वेक्टर कंसीडर कर रहा हूं तो इट बिकम्स ए क्रॉस बी।
अगर बी को फर्स्ट वेक्टर कंसीडर करूंगा तो इट बिकम्स बी क्रॉस ए, और ये फर्क देगा। कैसे फर्क देगा देखिएगा अभी। मिसाल के तौर पर ये दो वेक्टर्स हैं जो मैंने अभी आपके सामने बनाए मेरे बच्चे, कौन से, दिस वन ए एंड बी। तो ये है वो दोनों ए और बी जो आपके सामने बने पड़े। अब मैंने अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है मेरे बच्चे, कहां से, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी यानी इस डायरेक्शन में। तो अगर मैं अपनी फिंगर्स को कर्ल करूंगा फ्रॉम ए टू बी, तो लुक एट द पोजीशन ऑफ थंब, मेरी थंब की पोजीशन देख लें। या चलो और आइडिया समझ जा लेता हूं, अगर ये ऐसे बन जाए तो मुझे ए और बी से ऐसे फिंगर्स को कर्ल करना है, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ थंब देख रहे हैं कहां की तरफ बन रहा है, अपवर्ड की तरफ बन रहा है। तो यहाँ पर जो न्यू वेक्टर बनेगा मेरे बच्चे वो कहां की तरफ बनेगा, वो बनेगा अपवर्ड की तरफ। अब ये जो न्यू वेक्टर अपवर्ड की तरफ बना है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ए क्रॉस बी, क्योंकि वो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट से निकला है। और मैंने यहाँ पर क्या बताया कि n हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ a क्रॉस b। तो जो n ऊपर की तरफ बना यही किसका डायरेक्शन है मेरे बच्चे, उस n यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है। तो होप सो कि आपको ये a क्रॉस b का आइडिया समझ में आ गया होगा। तो मेरे बच्चे जब हमने a क्रॉस b को सॉल्व किया तो a क्रॉस b सॉल्व करने से एक न्यू वेक्टर बना व्हिच इज n, और वो n का सेम वही डायरेक्शन है जो किसका है, a क्रॉस b का। यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखी थी। अच्छा यहाँ पर हमने सॉल्व करना, यहाँ पर a क्रॉस b नहीं बल्कि b क्रॉस a कहलवा गया। मिसाल के तौर पर ये एक वेक्टर था a मेरे बच्चे, ये वेक्टर था b। तो जब a से b की तरफ गए, जब हम a से b की तरफ गए तो n और a क्रॉस b देख रहे हैं कहां की तरफ बन रहा है, अपवर्ड की तरफ। तो मैंने अपवर्ड ये चीज बना दी, इसको हम राइट हैंड कर्ल रूल कहते हैं। लेकिन अगर मैं b से a की तरफ आता, b से a की तरफ यानी कि ऐसे, रोटेशन चेंज हो जाती। अगर b से a की तरफ जाता है तो थंब किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जब b से a की तरफ आएंगे तो जो थंब है मेरे बच्चे वो कहां पॉइंट आउट करेगा, डाउनवर्ड। तो हम कहेंगे कि जो b क्रॉस a है वो कहां की तरफ एक्ट कर रहा है, वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो इसका जो n यूनिट वेक्टर बनेगा वो किसकी तरफ बनेगा, एक्टिंग डाउनवर्ड देयर। तो पॉइंट ये है कि ये जो n यूनिट वेक्टर बना है मेरे बच्चे, ये n इस सरफेस पर परपेंडिकुलर है। जिस सरफेस से क्या बना है, a और b, और n पैरेलल किसके है, a क्रॉस b के, क्योंकि n का वही डायरेक्शन है जो a क्रॉस b का था। यहां पर जब हमने b क्रॉस a किया, b क्रॉस a, तो जो n बन रहा था वो ऊपर की तरफ नहीं बना, नीचे की तरफ बना। तो मैं कहूंगा कि n अगेन परपेंडिकुलर है किसके, a और b के, आर द प्लेन कंटेनिंग a एंड b। और उसके बाद ये पैरेलल किसके है मेरे बच्चे, b क्रॉस a के। तो एक आइडिया हमने यहां से ऑब्जर्व किया कि जब हम a क्रॉस b को सॉल्व कर रहे हैं तो n ऊपर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, और जब हम b क्रॉस a सॉल्व कर रहे हैं तो n नीचे की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। मेरे बच्चे अगर इन दोनों की रिजल्ट सेम आती तो डायरेक्शन दोनों का सेम होता, मतलब ये भी अपवर्ड होता तो ये भी अपवर्ड होता, लेकिन इनका आंसर सेम नहीं आया। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि a क्रॉस b, मैं कहूंगा कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। जो a क्रॉस b है वो b क्रॉस a के बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है, क्योंकि जब हमने a क्रॉस b सॉल्व किया तो पॉइंट आउट कर रहा था अपवर्ड, जब हमने b क्रॉस a सॉल्व किया तो कहां की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, डाउनवर्ड पॉइंट आउट कर रहा है। तो a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। पीछे क्लास में मैंने बताया था कि ऑर्डर चेंज करने से अगर रिजल्ट पर फर्क ना पड़े तो उस लॉ को हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, लेकिन इसके रिजल्ट पर फर्क पड़ रहा है तो हम कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता, ये एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। अब ये एंटी कम्यूटेटिव क्या है इसको नोट करें तो फर्दर डिस्कशन करते हैं। मेरे बच्चे मैंने पीछे बोर्ड में समझाया कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये है दैट वेक्टर इज a, उसके बाद एक और वेक्टर है दैट इज वेक्टर b, और अगर हम a क्रॉस b कर रहे हैं ये थीटा है, तो जो n है वो किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, अपवर्ड। इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा a क्रॉस b। लेकिन अगर मैं डायरेक्शन रिवर्स कर दूं, कैसे डायरेक्शन रिवर्स कर लूं, वेक्टर वही है मेरे बच्चे, एंगल की डायरेक्शन या रोटेशन ये a है, उसके बाद ये b है मेरे बच्चे, और एंगल की रोटेशन ये है थीटा, मतलब b से a की तरफ जा रहे हैं। तो जो हमें b क्रॉस a मिलेगा वो कहां की तरफ एक्ट करेगा, वो डाउनवर्ड की तरफ एक्ट करेगा। इसका मतलब है कि दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, रिवर्स हो गया। डायरेक्शन रिवर्स का क्या मतलब है कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव देयर। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है, जो वेक्टर प्रोडक्ट है मेरे बच्चे वो क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। जो वेक्टर प्रोडक्ट है मेरे बच्चे वो क्या है,
वो एंटी कम्यूटेटिव है। एंटी कम्यूटेटिव का क्या मतलब है? एंटी कम्यूटेटिव का मतलब है कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है, लेकिन बराबर हो सकते हैं। कैसे बराबर हो सकते हैं? अगर हम किसी एक डायरेक्शन वेक्टर का डायरेक्शन रिवर्स कर दें। बी क्रॉस ए कहां की तरफ बन रहा था? नीचे की तरफ। अगर इसको ऊपर की तरफ बना दे तो सेम डायरेक्शन। या ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ बन रहा था, अगर ये नीचे की तरफ बन जाए तो इन दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। अब ये अपना डायरेक्शन रिवर्स कैसे करेंगे? जब हम इनका नेगेटिव वेक्टर डिस्कस करें तो ए क्रॉस बी दरअसल बराबर होता है किसके मेरे बच्चे? माइनस बी क्रॉस ए के। तो याद रखिएगा, वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी को ओबे करता है? एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपने ए क्रॉस बी सॉल्व किया और बी क्रॉस ए सॉल्व किया तो आपने एक वेक्टर का डायरेक्शन रिवर्स करना होगा, तो तब जाके आपका आंसर क्या आएगा? सेम बनेगा। तो आई होप कि आपको एंटी कम्यूटेटिव और नॉट ओबे कम्यूटेटिव का आइडिया समझ में आ गया होगा। मेरे बच्चे, अगर आपसे यहीं पर एमसीक्यूज में पूछा जाए व्हाट वुड बी द एंगल, कितनी एंगल बनेगी किसके बीच में? व्हाट वुड बी द एंगल बिटवीन, किसके दरमियान में एंगल मेरे बच्चे? एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। भाई ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के दरमियान में एंगल कितनी बनेगी? ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी है पाई रेडियंस, ऑप्शन सी है पाई बाय 2, ऑप्शन डी है 2 पाई। देखें, ए क्रॉस बी किसकी तरफ बना था मेरे बच्चे? अपवर्ड। और बी क्रॉस ए किसकी तरफ बना? नीचे की तरफ। मतलब दो वेक्टर्स अपोजिट हो गए, और अपोजिट में कितनी एंगल बनती है? 180 डिग्री। 180 का मतलब है पाई रेडियंस। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के दरमियान में क्या बनेगी मेरे बच्चे? पाई रेडियंस, यानी कि 180 डिग्री। और अगर मैं आपको कहूं कि एंगल बिटवीन, किसके दरमियान में? एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड माइनस बी क्रॉस ए, एंड माइनस बी क्रॉस ए, इनके दरमियान में क्या एंगल बनेगी? ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है पाई, ऑप्शन सी है पाई बाय 2, ऑप्शन डी है पाई बाय 6 देयर। तो भाई ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस ए के दरमियान में क्या एंगल बनेगी? तो देखें, ए क्रॉस बी अपवर्ड की तरफ पॉइंट आउट कर रहा था, बी क्रॉस ए डाउनवर्ड, तब जाके पाई बनी। लेकिन अगर इसको नेगेटिव कर देंगे तो यहाँ पर नेगेटिव है, तो इसको नेगेटिव करने से किसकी तरफ पॉइंट आउट हो जाएगा? अपवर्ड। तो अगर ये भी अपवर्ड हो जाएगा, ये भी अपवर्ड, तो सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में कितनी एंगल बनती है? 0 डिग्री। तो मेरे बच्चे याद रखिएगा, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के दरमियान में पाई रेडियंस बनते हैं, जबकि ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस ए के दरमियान में 0 डिग्री की एंगल बनती है। तो होप सो कि कम्यूटेटिव, एंटी कम्यूटेटिव और ये एंगल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको नोट कर लें तो हम मजीद प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। मेरे बच्चे पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाते जाएं जैसे जैसे मैं समझाता जा रहा हूं, ठीक है। और जो लास्ट लेक्चर होगा वो एमसीक्यूज का होगा, तो उसमें आपने जो है ना वो पार्टिसिपेट करना है हर चीज को लेकर। तो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट और एक्सट्रिंसिक प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के ऊपर हम आते हैं मजीद प्रॉपर्टीज में। हमें कहा गया कि भाई आपने, अच्छा वो कम्यूटेटिव वाली आप पहली प्रॉपर्टी कर लीजिएगा। ये दूसरी प्रॉपर्टी बता रहा हूं वेक्टर प्रोडक्ट की। क्या कहता है? कहता है वेक्टर प्रोडक्ट, अच्छा वीपी का मतलब वेक्टर प्रोडक्ट है, वाइस प्रिंसिपल मत समझिएगा। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स, भाई आपके पास दो पैरेलल वेक्टर्स हो, उनकी वेक्टर प्रोडक्ट निकालनी है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर पैरेलल वेक्टर्स। मेरे बच्चे हमने अभी पढ़ा कि जो ए क्रॉस बी है वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है ए बी साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर। तो अभी मैं आपको पैरेलल वेक्टर्स की बात कर रहा हूं, तो मैं एन यूनिट वेक्टर को हटा देता हूं, हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। पैरेलल में मेरे बच्चे एंगल कितनी बनती है? 0 डिग्री। तो जो ए क्रॉस बी है वो किसके बराबर हो जाएगा? ए बी साइन ऑफ 0 डिग्री। ये ए बी सेम रहा और साइन 0 डिग्री 0 के बराबर है, सो द आंसर विल बी नल वेक्टर। 0 के साथ मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे तो नल वेक्टर मिलेगा, क्योंकि आंसर कोई वेक्टर क्वांटिटी आनी चाहिए। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, उसका क्या जवाब आएगा मेरे बच्चे? उसका जवाब आएगा नल वेक्टर। अगर यही क्वेश्चन में थर्ड प्रॉपर्टी में आपसे पूछूं कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स, अगर वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो मेरे बच्चे, अगर वेक्टर एंटी पैरेलल हो तो एंगल कितनी बनेगी? 180। और साइन 180 क्या है? बराबर होती है 0 के। तो इसका भी आंसर क्या आएगा? इसका भी आंसर आएगा नल वेक्टर। तो याद रखिएगा कि अगर वेक्टर्स पैरेलल होंगे तब भी नल वेक्टर बनेगा, अगर वेक्टर एंटी पैरेलल होंगे तब भी क्या बनेगा? नल वेक्टर बनेगा।
तो इसी तरीके के साथ एक एमसीक्यूज है इन 2 पॉइंट्स के ऊपर, वो एमसीक्यूज है कि क्रॉस प्रोडक्ट, अच्छा वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट भी है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स विल बी, कोलिनियर वेक्टर्स की जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या आएगी, ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी नेगेटिव, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। कोलिनियर वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगी, याद है कोलिनियर वेक्टर्स क्या थे मेरे बच्चे, जिनके दरमियान में एंगल या 0 डिग्री बन रही थी या 180 या पाई, ठीक है। तो 0 और 180 के एंगल में अभी मैंने बताया कि क्या बनेगा, नल वेक्टर, तो ऑप्शन इन्वॉल्व नहीं है तो मस्ट गो थ्रू नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स, जो कोलिनियर वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट है मेरे बच्चे वो क्या होती है, इज आल्सो अ नल वेक्टर, वो भी क्या बनती है मेरे बच्चे, नल वेक्टर बनती है, किसकी क्रॉस प्रोडक्ट, कोलिनियर वेक्टर्स की। तो मैं जो है ना वो होप्स हो कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी रिगार्डिंग कोलिनियर वेक्टर्स में। अच्छा उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं मेरे बच्चे, ये तीसरी पॉइंट थी, अब चौथी पॉइंट में लिखवाऊंगा, वो चौथी पॉइंट होगी एट व्हाट एंगल, कौन सी एंगल पर, एट व्हाट एंगल वेक्टर प्रोडक्ट विल बी हाफ, कौन सी एंगल पर जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो हाफ होगा। मेरे बच्चे अभी मैंने बताया कि ए क्रॉस बी जब भी सॉल्व करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, ए बी साइन थीटा, तो वो एंगल देख लें जिसमें साइन थीटा हाफ है तो वही आंसर है, और साइन थीटा कौन सी एंगल पर हाफ होता है, 30 डिग्री, तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे बच्चे 30 डिग्री, या रेडियंस में लिखें तो पाई/6 रेडियंस, तो वेक्टर प्रोडक्ट 30 डिग्री पर हाफ होता है। अब यही क्वेश्चन अगर मैं स्केलर प्रोडक्ट में पूछूं तो स्केलर प्रोडक्ट में होता है ए बी कॉस थीटा, तो जो कॉस हाफ होता है वो कौन सी एंगल होती है, 60 डिग्री, तो हम कहेंगे कि भाई वो 60 डिग्री पर हाफ होता है, और ये कौन सी एंगल पर हाफ होता है मेरे बच्चे, 30 डिग्री पर। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ पर कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ आर्थोगोनल आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, भाई परपेंडिकुलर वेक्टर या आर्थोगोनल वेक्टर की वेक्टर प्रोडक्ट क्या होती है। तो आर्थोगोनल या परपेंडिकुलर का क्या मतलब है कि जो एंगल सबटेंड होती है वो क्या होती है, 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब कितने रेडियंस मेरे बच्चे, पाई/2 रेडियंस। तो जब हम ए क्रॉस बी सॉल्व करेंगे, जब हम ए क्रॉस बी सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ए बी साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर। तो मेरे बच्चे जो ए क्रॉस बी है वो बराबर हो जाएगा ए बी, एंगल कितनी बताई मैंने आपको, साइन 90, और ये एन यूनिट वेक्टर है, तो हम कहेंगे कि भाई जो ए क्रॉस बी है वो बराबर हो गया ए बी साइन 90 के बराबर और एन यूनिट वेक्टर। तो अब ये जो वैल्यू है ये कहलाती है मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर वेक्टर्स मेरे बच्चे परपेंडिकुलर हो यानी ऑर्थोगोनल हो तो वहां पर वेक्टर प्रोडक्ट क्या होती है, वहां पर वेक्टर प्रोडक्ट मैक्सिमम होती है, और ये बता रहा है कि अगर ए क्रॉस बी को सॉल्व करेंगे तो मैग्नीट्यूड ए भी मिलेगा, लेकिन वही एन यूनिट वेक्टर मिलेगा जो ए और बी के परपेंडिकुलर है, या उस प्लेन उस सरफेस के परपेंडिकुलर है जिसमें ए और बी प्रेजेंट है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज ध्यान में रखनी है रिगार्डिंग वेक्टर प्रोडक्ट। चलें इसको जल्दी से नोट कर ले, मैं इसको इरेज करके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के ऊपर आऊंगा। ओके तो भाई हमने अभी तक डिस्कस किया किन चीजों को मेरे बच्चे, ये सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। अब हमने प्रीवियस क्लासेस में 3 रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स पढ़े थे, उनके ऊपर बहस करेंगे। कौन से 3 रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स मेरे बच्चे, ये थे वो 3 रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स आई जे एंड के, ये आई उसके बाद जे एंड लेस्ट हमारे पास क्या है मेरे बच्चे, के। अच्छा अब रोटेशन बड़ी, इसमें सब बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक समझा देता हूं मैं। आई जे के आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो आई जे के हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे मेरे बच्चे, परपेंडिकुलर होंगे, मतलब 90 के एंगल बनाएंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा जेन्युइनली अगर मैं पूछूं कि क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर यूनिट वेक्टर्स, हमें क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए किसकी बेटे, बिटवीन सिमिलर यूनिट वेक्टर्स, मतलब एक जैसे यूनिट वेक्टर्स हो तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी। मिसाल के तौर पर आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के, इसी तरीके के साथ आई क्रॉस 2 आई, जे क्रॉस माइनस जे एंड 4k क्रॉस 3k, इसको अब हमने सॉल्व करना है। देखिएगा अभी आई क्रॉस आई मतलब आई को आई के साथ क्रॉस करना है, एक वेक्टर आई है तो दूसरा वेक्टर भी क्या है, आई, तो दोनों का सेम डायरेक्शन है। अभी मैंने बताया कि सेम डायरेक्शन मतलब पैरेलल, और जवाब क्या आएगा 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। अच्छा आई को आई के साथ क्रॉस कर दे, 2 छोड़ दे,
तो आई क्रॉस आई 0 होगा, 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो ये सारे नल वेक्टर हैं, जो 0 बता रहा हूँ मैग्नीट्यूड में वो नल वेक्टर है, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। जे क्रॉस माइनस जे, मेरे बच्चे जे क्रॉस माइनस जे के दरमियान में एंगल कितनी बनेगी 180, क्योंकि अपोजिट हो गए ना। तो 180 पर भी क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, के क्रॉस के 0, अगेन द आंसर कम 0। तो यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू सिमिलर यूनिट वेक्टर्स, अगर हमारे पास एक जैसे यूनिट वेक्टर्स हो, कौन से आई आई जे जे और के, तो उनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होगी मेरे बच्चे 0 के बराबर। लेकिन अगर सिमिलर यूनिट वेक्टर्स ना हो, डिसिमिलर यूनिट वेक्टर्स हो, तो वो डिपेंड करता है इनकी रोटेशन के ऊपर कि आप रोटेशन कैसे करवा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जिस रोटेशन की बात कर रहे हैं वो कौन सी रोटेशन है मेरे बच्चे एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज, समझते जाइएगा। अब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में मैं यूनिट वेक्टर बना देता हूं आई, उसके बाद वर्टिकल पर यूनिट वेक्टर बना देता हूं जे, और यहां पर हम वर्टिकल यूनिट वेक्टर बना देते हैं के। तो रोटेशन कौन सी मैंने बताई, मैंने रोटेशन बताई एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे रोटेट करना है। तो अब स्टेप वाइज देखते जाइएगा मेरे बच्चे। जब हम एंटी क्लॉकवाइज आई से जे जाएंगे तो जो यूनिट वेक्टर बनेगा वो आंसर आएगा लेकिन पॉजिटिव। यूनिट वेक्टर जो बचेगा वो आंसर आएगा, लेकिन आंसर क्या आएगा मेरे बच्चे पॉजिटिव आएगा, याद रखिएगा। तो अगर मैं आई से जे की तरफ जा रहा हूं, आई से जे की तरफ, तो आई क्रॉस जे, बचा कौन सा के, लेकिन पॉजिटिव के। तो अब पॉजिटिव लिखूं ना लिखूं कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब जे से के की तरफ आए तो सेम रोटेशन है, जे क्रॉस के तो क्या बनेगा आई। फिर हम के से आई की तरफ जाए मेरे बच्चे, के क्रॉस आई तो बचा जे, लेकिन जे पॉजिटिव का। तो याद रखिएगा कि अगर आई को जे से जे की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव के, अगर जे से के की तरफ आए तो पॉजिटिव आई, अगर के से आई की तरफ जाए तो पॉजिटिव जे डियर। अगर रोटेशन चेंज हो जाए मेरे बच्चे, रोटेशन कैसे चेंज हो जाए, वैल्यूज वही है, ये यूनिट वेक्टर आई है, उसके बाद मेरे बच्चे ये यूनिट वेक्टर जे है और ये यूनिट वेक्टर के है। रोटेशन चेंज कर लेते हैं, कौन सी रोटेशन कर लेते हैं क्लॉकवाइज। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज का दूसरा नाम काउंटर क्लॉकवाइज भी है। तो अगर रोटेशन क्लॉकवाइज होगी तो होगा क्या, जो यूनिट वेक्टर बचेगा वही जवाब आएगा, लेकिन जो जवाब आएगा मेरे बच्चे वो किस में आएगा, वो जवाब आएगा नेगेटिव में, याद रखिएगा। अब क्लॉकवाइज रोटेशन कुछ ऐसी होती है जैसे घड़ी की नीडल मूव करती है, ठीक है। तो अगर हम जे से आई की तरफ आए, जे क्रॉस आए तो बचा के, लेकिन रोटेशन क्लॉकवाइज है तो माइनस। उसके बाद क्या मेरे बच्चे, उसके बाद हम आएंगे उसके बाद हम ये जे से हम आई की तरफ आए, फिर अगर हम आई से के की तरफ आए, आई क्रॉस के, तो मेरे बच्चे बचा क्या जे, लेकिन माइनस का। उसके बाद अगर हम के से जे की तरफ जाए, मतलब के क्रॉस जे, तो आई बचेगा लेकिन नेगेटिव का हुआ। तो आइडिया हमें क्या मिला, आइडिया हमें ये मिला कि अगर रोटेशन क्लॉकवाइज होगी तो जो यूनिट वेक्टर बचेगा वही आएगा लेकिन आंसर नेगेटिव, और अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी तो जो यूनिट वेक्टर बचेगा वही आंसर आएगा लेकिन जवाब पॉजिटिव में आएगा। तो रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स में इंपॉर्टेंट है ये तरीके जो अभी मैंने आपको समझा दिए। मिसाल के तौर पर एक दो क्वेश्चन करवा लेता हूं मैं आपको। ये कर ले आई क्रॉस 2j, उसके बाद j क्रॉस 3k, उसके बाद i क्रॉस -3k। इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है मेरे बच्चे। इस 2 को आप अलग कर लें और i को j के साथ क्रॉस करेंगे। तो अभी मैंने बताया i क्रॉस j किसके बराबर है, पॉजिटिव के, तो जवाब आएगा 2k देयर। उसके बाद यहां पर 3 रखें सेम मेरे बच्चे, j को k के साथ क्रॉस करना है, मतलब j क्रॉस k। अब j क्रॉस k किसके बराबर है, i के बराबर। सो द आंसर विल बी, ये 3 बचा सेम और ये i हो गया। उसके बाद i, अच्छा -3 रखें सेम मेरे बच्चे, और i को k के साथ क्रॉस करें, i को k के साथ। तो जब हम i को k के साथ करेंगे तो क्या जवाब आया, -j। तो मैं यहाँ पर -j रखूंगा, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो द आंसर विल बी +3j। तो अगर इन बेसिस पर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो जब भी हमने सॉल्व करना है वो इन कंडीशंस के ऊपर सॉल्व करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये आइडिया समझ में आ गया होगा रिगार्डिंग रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स। इनको जल्दी से नोट डाउन करें तो हम मजीद क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। मेरे बच्चे मैंने ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, इसी पर ही हम अगेन कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो कौन से लॉ को फॉलो करता है मेरे बच्चे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, लेकिन किसके ओवर, एडिशन के ओवर। तो कैसे एडिशन के ओवर, हमें कहा गया कि ये एक वेक्टर है ए, इसको आपने क्रॉस करना है किसके साथ, b + c के साथ। किसके साथ करना है मेरे बच्चे, b + c, और ये बराबर हो जाएगा किसके, a क्रॉस b,
ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। अब अगर टेक्निकली सोचे तो आंसर सही दिए, देखें कैसे, बी प्लस सी करेंगे मतलब दो वेक्टर्स ऐड करेंगे तो जवाब वेक्टर आएगा, उस वेक्टर को वेक्टर के साथ क्रॉस करेंगे तो जवाब वेक्टर आएगा। ए क्रॉस बी करें मतलब वेक्टर वेक्टर के साथ क्रॉस हो तो वेक्टर आएगा, ए क्रॉस सी करें तो वेक्टर वेक्टर के साथ क्रॉस करने के बाद वेक्टर आएगा, वेक्टर प्लस वेक्टर अगेन गॉट द वेक्टर, तो पॉसिबल आंसर मिल सकता है। इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा कि वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है ओवर एडिशन, एडिशन के बेसिस पर मेरे बच्चे। अभी तक हमने वेक्टर प्रोडक्ट की कुछ कंडीशंस को डिस्कस किया, कुछ मजीद डिस्कशंस के ऊपर हम आते हैं। वो मजीद डिस्कशंस क्या है थोड़े से समझते जाइएगा। हमें कहा गया कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। वो हमें क्या देता है मेरे बच्चे, वो एरिया देता है, किसका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम एक शेप होती है, उसका एरिया हमें क्रॉस प्रोडक्ट से मिलता है। कैसे क्रॉस प्रोडक्ट से, थोड़ा सा समझिएगा। साल के तौर पर ये हमने ए वेक्टर बना दिया मेरे बच्चे एट सर्टेन लाइन, उसके बाद हमने ये एक वेक्टर बी बना दिया एक सर्टेन लाइन, ए और बी के दरमियान में एंगल थीटा बन रही है। हम पैरेलल शिफ्टिंग करके इनके फ्री वेक्टर्स बनाएंगे, तो हमने जो ए नीचे की तरफ बनाया वो ऊपर की तरफ बना रहे हैं, हमने जो बी साइड पर बनाया तो हमने बी ये बना दिया। अब अगर हमने, अच्छा ये जो शेप बनी इसको पैरेललोग्राम कहते हैं। अगर ए और बी को क्रॉस करें मतलब दो साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ए क्रॉस बी, तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो मैंने राइट हैंड कर्व रूल में समझाया, ऊपर की तरफ बनेगा और वो क्या है मेरे बच्चे, ए क्रॉस बी। तो जो ए क्रॉस बी है वो पैरेललोग्राम के भी परपेंडिकुलर है, प्लेन के भी परपेंडिकुलर है, ए और बी के भी परपेंडिकुलर है और दोनों के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब ये जो ए क्रॉस बी हम निकलाएंगे, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा दरहकीकत वो क्या होगा, वो कहलवाएगा मेरे बच्चे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। वो क्या कहलवाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब कि अगर मैंने ए क्रॉस बी सॉल्व कर दिया, एरिया तो बाय नेचर स्केलर है ना, तो आखिर में मैंने उसका मैग्नीट्यूड सॉल्व करना है। तो पहले मैंने क्या करना है, पहले मैं इनकी क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करूंगा, कैसे सॉल्व करेंगे बता रहा हूं, उसके बाद आखिर में इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा। लेकिन अगर इसी शेप को मेरे बच्चे में हाफ कर दूं, बीच से काट दूं, अगर बीच से काट देंगे, बीच से हाफ कर दें, तो जो शेप बनेगी नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ वो ट्रायंगल हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि पैरेललोग्राम से ट्रायंगल के एरिया के थ्रू भी जा सकते हैं, और उनका फार्मूला होता है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अब ये जो है ये किसको इंडिकेट करेगा मेरे बच्चे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो याद रखिएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी डिटरमाइन कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी डिटरमाइन कर सकते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 मॉड्यूलस ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये दो आइडिया आपने याद रखने हैं रिगार्डिंग एरिया कैलकुलेशन। एक में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है और दूसरे में क्या है मेरे बच्चे, एरिया ऑफ ट्रायंगल देयर। मजीद कुछ और पॉइंट्स पर हम जाते हैं। और पॉइंट में कहता है कि व्हेन अ वेक्टर इज क्रॉस विद इटसेल्फ, जब हम किसी वेक्टर को उसी के साथ ही क्रॉस कर लें, व्हेन अ वेक्टर इज क्रॉस विद इटसेल्फ, अगर हम किसी वेक्टर को उसी के साथ ही क्रॉस कर लें तो रिजल्ट क्या आएगी मेरे बच्चे, रिजल्ट विल बी, अगर डॉट में याद हो तो मैंने बताया था कि रिजल्ट विल बी इट्स स्क्वायर, लेकिन क्रॉस में एंगल 0 डिग्री बनेगी, क्योंकि अगर ए वेक्टर है तो दूसरा वेक्टर भी ए होगा, यानी कि सेम डायरेक्शन। तो बदले में मैं क्या कहूंगा कि इनका जो रिजल्ट आएगा मेरे बच्चे, वो रिजल्ट क्या आएगा, वो रिजल्ट आएगा नल वेक्टर। तो जब भी हम किसी वेक्टर को उसी के साथ ही क्रॉस करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो एक वेक्टर आएगा, और वो कौन सा वेक्टर है मेरे बच्चे, नल वेक्टर। तो आई होप कि आपको आइडिया समझ में आ गया होगा रिगार्डिंग क्रॉस प्रोडक्ट एंड इट्स कैलकुलेशन। इनकी कंडीशंस पर अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट वाइज। अब हम आखिरी पार्ट की तरफ मूव ऑन करेंगे तो ए क्रॉस बी कैसे सॉल्व करना चाहिए, अगर हमें ए और बी गिवन हो तो, और हम साइन एंगल कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हम यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर कैलकुलेट, वो मैं इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस करवाता जाऊंगा, वो आपको आइडिया बनता जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको नोट कर लें तो मैं क्वेश्चंस की तरफ जाना चाहूंगा। जी मेरे बच्चे, अच्छा वेक्टर प्रोडक्ट पर जितनी थ्योरेटिकल डिस्कशन थी, जितने आइडियाज थे, वो मैं आपको ये मैं समझता हूँ 30 मिनट्स में दे चुका हूँ। मैंने इनके सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, आपने फोकस ऑन इन क्वेश्चंस पर करना है। वही आइडिया रिलेट करूंगा जो मैंने थ्योरी में समझाया था आपको।
मेरे बच्चे हमें कहा गया कि दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए गिवन है, एक वेक्टर बी गिवन है। आपने क्या कैलकुलेट करना है, ए क्रॉस बी। अच्छा, ए क्रॉस बी सॉल्व करने के लिए हमें एक रूल पता होना चाहिए, और वो रूल कौन सा है मेरे बच्चे, डिटरमिनेंट रूल। क्या होना चाहिए, डिटरमिनेंट रूल, जिसमें हम वर्टिकल्स, रोज एंड कॉलम्स बनाते हैं। अब जब हम ए क्रॉस बी सॉल्व करेंगे तो स्टेप वाइज नोट करते जाइएगा। हमने क्या बनाना है मेरे बच्चे, हमने सबसे पहले एक रो बनानी है। अच्छा, रो का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, कोई लकीर नहीं बनानी, उसमें कुछ वैल्यू रखनी है। तो जो पहली रो हम बनाएंगे उसमें हम क्या रखेंगे, यूनिट वेक्टर्स। कौन सा यूनिट वेक्टर मेरे बच्चे, आई, जे और के। उसके बाद क्या करना है, सुनते जाइएगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने ए क्रॉस बी करना है ना, तो ए के आई जे के वाले कोएफिशिएंट रखने हैं। ए के आई का कोएफिशिएंट क्या है, 1, जे का कोएफिशिएंट क्या है, 2, के का कोएफिशिएंट क्या है, 3, अलोंग विद साइंस। उसके बाद बी के कोएफिशिएंट रखने हैं मेरे बच्चे, आई का क्या है 3, जे का क्या है 1 और के का क्या है -2 दिया। इसको -2 लिख देना क्योंकि माइनस निशान है। अब क्या करना है, स्टेप वाइज देखते जाइएगा। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, हमने आई निकालना है बाहर। जब हम आई निकालेंगे बाहर तो पहली रो और पहला कॉलम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम समझ लेंगे ये चीज खत्म हो जाएगी, जिस जो जो यूनिट वेक्टर जिस रो या जिस कॉलम में होगा उसको खत्म कर देंगे। तो पहली रो पहला कॉलम खत्म हो गया, बाकी क्या बचा मेरे बच्चे, 2 3 1 -2। उसके बाद हमने जे लेना है, लेकिन माइनस का जे, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम खत्म, मतलब समझेंगे खत्म करने के लिए। बाकी क्या बचा, 1 3 और 3 -2, तो 1 3 3 -2। उसके बाद क्या लेना है मेरे बच्चे, प्लस के, मतलब पहला आई पॉजिटिव, जे नेगेटिव, के पॉजिटिव। तो अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम खत्म करना है, 1 3 2 1 1 3 2 1, ये आइडिया रिलेट करना है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, आप सुनिएगा। ये आई हमने सेम लिखा, मल्टीप्लाई करना है टर्म्स को। देखिए कैसे मल्टीप्लाई, ऐसे करना है। मैं यहाँ पर साइड पर बता देता हूँ। पहले ये वाली साइड मल्टीप्लाई करनी है, मतलब ये वाले नंबर, उसके बाद बीच में माइनस देना है, ठीक है, फिर ये वाले नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ रही है, पहले ये नंबर मल्टीप्लाई करने, फिर बीच में माइनस है, फिर ये नंबर मल्टीप्लाई करने। अब 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई देंगे, ये वाले 2 -2 क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, -4 हो गए मल्टीप्लाई। फिर बीच में क्या देनी है, माइनस, तो ये रही वो माइनस, और 1 को 3 के साथ ضرب दे दें तो 1 × 3, सही है। उसके बाद क्या देना है मेरे बच्चे, -j, सेम तरीका, 1 × -2, तो -2, बीच वाली माइनस जो मैंने समझाई, 3 × 3 क्या हो जाएगा, 9। उसके बाद क्या करना है मेरे बच्चे, प्लस के, 1 × 1 कर देंगे 1, बीच में वो जो माइनस मैंने बताई आपको, 3 × 2 क्या हो जाएगा 6। टर्म सॉल्व करें, आए -4 -3 -7, तो यहां पर लिखूंगा -7, ये माइनस का जे, -2 -9 क्या हो गया, -11। ये मेरे बच्चे प्लस का के, 1 - 6 क्या हो जाएगा, -5। तो -7 को आई के साथ ضرب देंगे तो -7 आई, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 11 जे, ये प्लस इंटू माइनस हो गया -5 के। तो ए क्रॉस बी का जो आंसर आया वो ये आया मेरे बच्चे। कौन सा आया, -7 आई प्लस 11 जे। जब हमने ए क्रॉस बी सॉल्व किया, क्या आया मेरे बच्चे, -7 आई प्लस 11 जे -5 के। अब अगर सब, अच्छा ये आंसर आ गया ए क्रॉस बी का जो सवाल में पूछा गया। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम का मुझे एरिया चाहिए, अगर ये ए और बी पैरेललोग्राम की दो साइड्स हैं, तो अभी मैंने बताया ना पीछे कि ये ए क्रॉस बी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देंगे तो मुझे इसका एरिया चाहिए। एरिया बाय नेचर स्केलर क्वांटिटी है, तो मैं इस पूरी का मैग्नीट्यूड निकालूंगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकालेंगे मेरे बच्चे, मैग्नीट्यूड ऑफ आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो -7 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस इस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, प्लस -5 का भी स्क्वायर कर देंगे। -7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 और 5 का स्क्वायर 25 देयर। अब इनको करेंगे सॉल्व, व्हाट द आंसर कम्स मेरे बच्चे, ये रूट में हमें मिल जाएगा। तो इसी तरीके के साथ हम ए क्रॉस बी अगर सॉल्व कर लें तो आखिर में उसका एरिया निकालकर, मैग्नीट्यूड निकालकर हम उसी का ही उसी पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हैं। तो अगर ए और बी दो वेक्टर्स दिए जाए, आपसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा जाए, तो तरीका ये है कि सबसे पहले आपने ए क्रॉस बी हल करना है, और ए क्रॉस बी के बाद आपने क्या निकालना है, उनका मैग्नीट्यूड। तो जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो क्या हमें देगा मेरे बच्चे, एरिया। अच्छा, इनकी मल्टीप्लीकेशन ऐसे थी कि पहले ये डिजिट्स मल्टीप्लाई करने थे, फिर बीच में माइनस था, उसके बाद ये डिजिट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी तरीके के साथ आपका टास्क ये है कि आप कोई भी दो वेक्टर्स उठाएंगे, जैसे मैंने दो वेक्टर्स उठाए, उसके बाद आपने वो लेकर और ए क्रॉस बी खुद सॉल्व करना है।
फिर देखिएगा कि आपको कहां पर जो है ना वो चीज समझ में नहीं आ रही। तो काइंडली इसको जो है ना वो नोट कर लें जल्दी से, हम आगे की तरफ जाएं। जी मेरे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाना चाहूंगा मैं। कहता है कि प्रूव दैट दीज टू वेक्टर्स, जो दो वेक्टर्स गिवन हैं कौन से, 2i माइनस 3j माइनस के और b है माइनस 6i प्लस 9j प्लस 3k। प्रूव करना है कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल। अच्छा कैसे प्रूव कर सकते हैं मैं आपको अभी बता देता हूं। अभी मैंने बताया था कि जब भी वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उनका जो क्रॉस आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा मेरे बच्चे, जीरो के। तो अगर इन दोनों का क्रॉस जीरो के बराबर आ गया तो वेक्टर्स पैरेलल, अगर नहीं आया तो पैरेलल नहीं। लेकिन अगर मैं चाहूं तो इसको डायरेक्ट भी समझा सकता हूं। थोड़ा देखिएगा, मैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं, डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। माइनस 6i प्लस 9j प्लस 3k, इसमें से मेरे बच्चे 3 जो है ना वो हम बाहर निकाल सकते हैं। 3 क्यों निकाला बाहर, क्योंकि कॉमन है तीनों डिजिट्स में। माइनस 6i से 3 निकल आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस 2i। 9j में से 3 निकल आया तो प्लस का 3j, टेबल लगा रहे हैं, 3 बाहर निकल आ गया तो प्लस का k दिया। अब थोड़ा सा देखिएगा, इसमें जो i वाला डिजिट है वो पॉजिटिव है क्योंकि सामने कोई निशान नहीं तो पॉजिटिव। इसमें i वाला क्या है, नेगेटिव, मतलब अपोजिट। इसमें j वाला क्या है मेरे बच्चे, नेगेटिव। इसमें j वाला डिजिट क्या है, पॉजिटिव, मतलब अपोजिट। इसमें k वाला क्या है, नेगेटिव। इसमें k वाला क्या है, पॉजिटिव, तो मतलब अगेन अपोजिट। तो कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो गई कि भाई ये जो हमने वेक्टर्स बना दिए, ये वेक्टर्स एक दूसरे के साथ अपोजिट अगर आइडिया में रिलेट कर रहे हैं तो एंटी पैरेलल है। ऐसा ही है ना, तभी भी इनकी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगी क्योंकि पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों में क्रॉस जीरो आती है। लेकिन कंडीशन पैरेलल करनी थी तो मैं यहां से नेगेटिव कॉमन निकालूं तब देख लें, मतलब 3 कॉमन निकाला लेकिन माइनस का 3 निकालें तो ये माइनस निकल गया तो 2 आए, ये प्लस निकल गया, प्लस इंटू माइनस, माइनस का 3j, ये प्लस इंटू माइनस अगेन माइनस का k दिया। अब देख लें तो मतलब ये वेक्टर्स एक दूसरे के साथ क्या हो गए, पैरेलल हो गए। 2i पॉजिटिव 2i पॉजिटिव, 3j नेगेटिव 3j नेगेटिव, k नेगेटिव k नेगेटिव दिया। तो हेंस प्रूफ के वेक्टर्स आर पैरेलल हैविंग द सेम वैल्यू ना, सेम वैल्यू है। लेकिन अगर a क्रॉस b निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया। देखें a क्रॉस b निकालेंगे, याद रखिएगा इनकी क्रॉस जीरो के बराबर होने चाहिए क्योंकि ये क्या है एक दूसरे के साथ पैरेलल। एंटी पैरेलल भी है तब भी क्या होगा, क्रॉस जीरो के बराबर हो जाएगी। कंडीशन यही है। a क्रॉस b सॉल्व करनी है तो अभी मैंने आपको बताया कि आपने i j k वो जो यूनिट वेक्टर्स बनाने, फिर a का कोएफिशिएंट क्या है मेरे बच्चे, 2 माइनस 3 माइनस 1 और b के क्या है माइनस 6 प्लस 9 और ये प्लस 3 दिया, ये जो सामने गिवन हुए हैं। ठीक है, अब यहां से i निकालेंगे कॉमन तो फर्स्ट रो फर्स्ट कैंसिल, गेट कैंसिल, तो ये बचा माइनस 3, ये बचा प्लस 9, ये बचा माइनस 1, ये बचा प्लस 3। उसके बाद माइनस j तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम खत्म, 2 माइनस 6 मेरे बच्चे, 2 माइनस 6 और यहाँ पर हुआ माइनस 1 प्लस 3। उसके बाद यहाँ पर हुआ प्लस k तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम खत्म, तो ये हुआ 2 माइनस 6, उसके बाद माइनस 3 प्लस 9 देयर। अब क्या करना है, ये i हुआ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, माइनस 3 इंटू प्लस 3 तो माइनस 9, बीच वाला जो माइनस मैंने बताया तो आपको कॉमन, तो प्लस 9 इंटू माइनस 1 माइनस 9 हो जाएगा, वो माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9। एक जो मैंने पहले माइनस दिया वो जो मैंने पीछे बताया था आपको प्रीवियस बोर्ड पर, और ये इस वाला माइनस, उसके बाद माइनस j 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या जवाब आएगा 6, बीच में वो माइनस जो फार्मूले का मैंने बताया, माइनस इंटू माइनस प्लस और 6 मल्टीप्लाई बाय 6 बिकम 6 मेरे बच्चे। फिर k आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 9 क्या हुआ 9 सॉरी 18, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 18, बीच में माइनस, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 बिकम्स 18। तो देखें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस गेट कैंसिल, तो ओवरऑल आंसर क्या आया, जीरो के बराबर। मेरे बच्चे ये वेक्टर्स पैरेलल थे तभी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो के बराबर आई। सर आपने कहा था एंटी पैरेलल है तब भी जीरो के बराबर ही क्रॉस आएगी, तो बात सेम है। और मैंने माइनस कॉमन निकाला उसके बाद कंडीशन प्रूव हुई कि पैरेलल। अगर माइनस नहीं निकाल रहा था तो एंटी पैरेलल, तो चाहे पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो, क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर है, जीरो के बराबर। तो हेंस इट इज प्रूव्ड कि वेक्टर्स आर पैरेलल, वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो याद रखिएगा अगर वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है, जीरो। और पैरेलल का क्या मतलब है कि अगर i पॉजिटिव तो दूसरे का i भी पॉजिटिव, एक का j नेगेटिव तो दूसरे का j नेगेटिव, एक का k पॉजिटिव तो दूसरे का k भी पॉजिटिव होना चाहिए, हैविंग द सेम साइंस, मतलब डायरेक्शन सेम होना चाहिए। नोट कर लें इसको जल्दी से, तो आगे दूसरे क्वेश्चंस की तरफ जाना चाहेंगे। जी मेरे बच्चे, इस बोर्ड पर 2 क्वेश्चंस लिखे पड़े हैं, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, स्टेप वाइज करते जाएंगे आपको आइडिया समझ में आता जाएगा।
कहता है इफ ए एंड बी डिनोट्स द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है जिसकी साइड ए है और दूसरी साइड बी है, एंड इट्स एरिया इज ए बी बाई 2। अभी मैंने आपको बताया कि पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो दरहकीकत तो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट होती है, और वो एरिया किसके बराबर है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। किसके बराबर है मेरे बच्चे? ए बी डिवाइडेड बाई 2। कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के दरमियान में एंगल कैलकुलेट करके दिखाएं। अभी हमने क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला पढ़ा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ओके, ए क्रॉस बी किसके बराबर है मेरे बच्चे? ए बी डिवाइडेड बाई 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये बराबर हो जाएगा ए बी, उसके बाद ये साइन थीटा है, ए बी गेट कैंसिल आउट, यहां पर 1 कर दे तो ये हुआ 1/2 बराबर हो जाएगा साइन थीटा। हमें थीटा चाहिए, साइन को उस साइड लेके जाए, साइन इनवर्स 1/2 का मतलब है 0.5, और साइन इनवर्स 0.5 कितनी एंगल होती है? 30 डिग्री या π/6 रेडियंस। दूसरा क्वेश्चन है एट व्हाट एंगल डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट। तो मेरे बच्चे हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, यहां से एट व्हाट एंगल का मतलब यही है। ए डॉट बी कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या था? ए बी cos थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या था? ए बी sin थीटा। तो हुआ कुछ यूं कि ए बी गेट कैंसिल आउट, यहां पर 1 बचा और यहां पर भी 1, cos इस साइड लेके जाए तो ये मल्टीप्लाई करेगा उस साइड जाके, तो sin थीटा ओवर cos थीटा, इस साइड क्या बचा था? खाली 1, sin थीटा अपन cos थीटा किसके बराबर है? tan थीटा व्हिच इज इक्वल टू 1। थीटा चाहिए तो tan को उस साइड लेके जाएं, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 45 डिग्री होती है, जहां π/4 रेडियंस। तो 40 डिग्री पर या π/4 रेडियंस पर डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है, और अगर हमें ए बी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया जाए तो हम एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ए क्रॉस बी एरिया था जो दिया हुआ है ए बी ओवर 2, ये दोनों मैंने गेट कैंसिल आउट कर दी, यहां पर 1/2 बचा, तो साइन इनवर्स 0.5 या 1/2 हो गया 30 या π/6 रेडियंस। जी मेरे बच्चे, आज के आखिरी 2 क्वेश्चंस हम करेंगे और ये लेक्चर यहीं पर ही फिनिश हो जाएगा हमारा। ठीक है मेरे बच्चे, कहता है एट व्हाट एंगल स्केलर प्रोडक्ट इज रेडिकल 3 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है मेरे बच्चे? ए डॉट बी वो बराबर होना चाहिए रेडिकल 3 टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्या? ए क्रॉस बी। ए डॉट बी किसके बराबर होता है? ए बी cos थीटा, रेडिकल 3 रखें सेम, ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है? ए बी sin थीटा। ए बी गेट कैंसिल आउट, यहां पर भी 1 यहां पर भी 1, cos को इस साइड लेके जाएं और रेडिकल 3 को इस साइड लेके आए, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा, यहां पर 1 था तो 1 ओवर रेडिकल 3 हो जाएगा। sin ओवर cos किसके हुआ? tan थीटा के बराबर, 1 ओवर रेडिकल 3, थीटा चाहिए तो tan को उस साइड लेके जाएं, tan इनवर्स रेडिकल 3, 1 ओवर रेडिकल 3 का क्या आंसर आएगा मेरे बच्चे? इसका आंसर जो आता है एंगल में वो होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब है π/6 रेडियंस। इफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 10 यूनिट देन एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी। अभी मैंने आपको बताया कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है मेरे बच्चे, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो क्या होता है? वो होता है 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि मैंने ए क्रॉस बी लिखवाया था ना, वो ए क्रॉस बी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। तो 1/2 सेम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितने यूनिट्स गिवन है? 10 यूनिट्स, 2 का पारा 10 पर 5 मर्तबा जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 5 यूनिट्स देयर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवाए अभी 1-2 बोर्ड्स के अंदर। ठीक है, यहीं पर ही हमारा चैप्टर होता है फाइनलाइज मेरे बच्चे। ज्यादातर चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, मजीद इनकी जो भी डिस्कशन होगी वो आखिरी लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 9 समझ रहा हूं मैं, उसमें मैं एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा आपके साथ। वो कोई टॉप 50 एमसीक्यूज होंगे, वो 50 एमसीक्यूज कैसे सॉल्व किए जाएंगे, वो डिफरेंट बुक से एक एमसीक्यूज लेंगे, उनका आइडिया, उनकी कंडीशन, इस पूरे चैप्टर का फाइनलाइजेशन होगी। तो चलें, अब ये आखिरी लेक्चर हुआ यहाँ तक, आपने इसको रिवाइज करना है, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।